जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के सभी बच्चों के लिए, फिर चाहे आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक मेजर एंड मेन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी बच्चों के पास है। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका जो एनुअल का एग्जाम होने वाला है यानी कि इंग्लिश का, अभी कल यानी कि 17 फरवरी को, और इवनिंग शिफ्ट के बच्चे जो है उनका 20 फरवरी को इंग्लिश का जो एनुअल यानी कि फाइनल का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इस वीडियो में बच्चों हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस पेपर का हर एक क्वेश्चन आंसर आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो ये पेपर आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके कल के यानी कि 17 फरवरी के और 20 फरवरी के इंग्लिश के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले हम एक बार पेपर के पैटर्न को समझेंगे। तो टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 80 होंगे। पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक रहेगा सेक्शन नंबर ए यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, फिर रहेगा आपका सेक्शन नंबर बी यानी कि राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर सी यानी कि लिटरेचर का। तो बच्चों इस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ए प्लस बी सेक्शन करवाए थे। ठीक है, अब पार्ट 1 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, या फिर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, जिसमें लिटरेचर यानी कि आपकी किताब के जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू वगैरह, और नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं 3-3 मार्क्स से 6-6 मार्क्स के, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो के बीच में कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए आप सभी को मैं पहले ही बता देता हूं, मेरी तरफ से, मेरे पूरे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को, जिनका कल या फिर आज कह सकते हो जिनका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का 17 को और 20 को, सभी को मेरे और मेरी चैनल की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करवाई है, और फिर भी एक और क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपकी अच्छी तैयारी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए सबसे पहले जो है वो हमारा आया था सेक्शन नंबर ए यानी कि ये था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था बेसिकली 8 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड था ये था आपकी नोट मेकिंग, जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई थी। ठीक है, फिर हमारा आया था सेक्शन नंबर बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ पूरा का पूरा, जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह, ग्रामेटिकल पार्ट, पोस्टर, ठीक है, फिर स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, ये वाला पार्ट ये भी आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने सेक्शन नंबर सी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर सी यानी कि किताब वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ना आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ये बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड है। एक ए है जिसमें आपके पोएम वाले एक एक मार्क्स के 3 एमसीक्यू है, और इसमें आपको एक चॉइस है। फिर बी भी इसी तरीके का, जिसमें फॉरेन जो किताब है उसके किसी एक चैप्टर से आपको 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसमें भी आपकी चॉइस है। फिर सी में एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, जिसमें भी आपकी जो स्नैपशॉट वाली है चैप्टर से उससे लिए है। ठीक है, तो क्या है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड द आंसर दैट क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आइए एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले पार्ट ए दिया हुआ है, देखो एबीसी दिया हुआ है, वो तो आपको करना ही है, अथवा में से आपको जो चाहे वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या होंगे हमारे सामने, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है, ये पोएम दी हुई है आपकी, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज आई बिफोर born and the sea which appears to have changed less was their terribly transit feet। ये मुहावरा हो गया एक तरीके से। तो ये जो आपकी पोयम है, इस पोयम के संबंध में क्वेश्चन क्या है, तो 2 एमसीक्यू और एक नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन है whose face was sweet, तो किसका है, मदर्स का, यानी कि जो राइटर है, जो ऑथर है, जो पोएट है, उसकी मदर का जो फेट है वो बहुत, जो फेस है वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा है। ठीक है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि द पैरास यानी कि जो मुहावरा है कि टेरिबली ट्रांजिट फिट, यानी कि एक क्षणिक स्वभाव के बारे में, ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ये ह्यूमंस के नेचर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है बच्चों, थर्ड में है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, यानी कि कार्डबोर्ड जो है ये वर्ड क्या डिनोट, किसके लिए क्या दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, एंड why has this word has been used, बेसिकली इसमें एक ही आएगा, या तो क्या दर्शाता है या फिर क्यों यूज किया गया, दोनों में से एक ही आएगा। मैंने दोनों इसलिए लिए ताकि आपको 2 बार समझाने की जरूरत ना पड़े एक ही बार में। ठीक है, देखो द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर, यानी कि ये जो कार्डबोर्ड शब्द है ये इस चीज को प्रदर्शित करता है कि एक फोटोग्राफ को पेस्ट यानी कि हार्ड थिक यानी कि एक सख्त पेपर पर चिपकाया जाता है। ठीक है, कार्डबोर्ड ये दर्शाता है। दिस वर्ड यानी कि द वर्ड कार्डबोर्ड has been used to refer a practice in the past
when photographs were pasted on cardboard and framed with glass frame to preserve them। यानी कि आप जब किसी बड़े बड़े लेबोरेटरीज में जाते हैं या फिर हिस्टोरियंस बेसिकली किसी म्यूजियम में जाते हैं, तो वहां पे आप देखते होंगे बहुत सारे हार्ड थिक पेपर टाइप में होते हैं जिनको कांच में रखा जाता है, ठीक है। तो अतीत में ये प्रैक्टिस की जाती थी कि फोटोग्राफ्स को इस तरीके से लगाएं और उनका संरक्षण करें। तो बेसिकली कार्डबोर्ड क्या दर्शाता है कि इतिहास में तस्वीरों को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपकाया जाता था, उससे संरक्षित किया जाता था कांच के फ्रेम में, ये दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रथा थी पहले अतीत की, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से इसका फेस अच्छा है मदर का, और इसका क्या मतलब है वो आपने समझ लिया, ठीक है। एंड इसी में आता है हमारा अथवा वाला। तो अथवा वाले में है यहाँ पे चाइल्डहुड के बारे में। When did my childhood go? Was it the I case to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन है what has the poet come to realize in stanza? इस स्टैंजा के माध्यम से जो ऑथर है, नरेटर है, जो पोएट है, उसको क्या रियलाइज हुआ? तो पोएट रियलाइज दैट hell and heaven are miracle concepts and do not exist in the real world। यानी कि इस स्टैंजा के माध्यम से पोएट को ये रियलाइज होता है कि स्वर्ग और नर्क ये एक तरीके के जादुई कॉन्सेप्ट हैं जो कि रियल वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में व्हाट वाज द पोएट लॉस्ट? तो भाई पोएट ने क्या लॉस्ट किया है? तो पोएट ने बेसिकली अपना जो चाइल्डहुड है, अपना बचपन, ये लॉस्ट किया है। और भाई ये ना एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी होती है कि जब हम एडोल बेसिकली चाइल्डहुड से एडोलसेंस में आ रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को समझ रहे होते हैं और बचपन की बहुत सारी चीजों को भूल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये कहा जाए ना कि स्कूल लाइफ में और चाइल्डहुड में क्या चुनोगे, तो मैं तो कहूंगा भाई तीसरा ऑप्शन दो, क्योंकि मैं तो दोनों चुनूंगा। क्योंकि चाइल्डहुड एक ऐसी लाइफ है जिसमें कोई टेंशन नहीं होती एंड स्कूल में बस पढ़ाई होता है। लेकिन जब आप स्कूल से निकलोगे ना 12th के बाद में, भाई उसके बाद असली दुनिया शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद असली टेंशन शुरू होती है। मैं भी जब 11th और 12th में था, मैं भी ऐसा ही करता था भाई, बहुत मजा आता था। मजे करो भाई, पढ़ाई भी करो साथ में मजे भी करो, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िए क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कि चाइल्डहुड पोएम के अकॉर्डिंग इज इन्वॉल्व इन दी प्रोसेस ग्रोइंग अप, यानी कि धीरे धीरे बढ़ने में क्या यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है बच्चों? धीरे धीरे बढ़ रहा है चाइल्डहुड, यानी कि जिस चाइल्डहुड एज में हम थे अब वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जा रही है? एडोलसेंस में, यानी कि ये कन्वर्ट होती जा रही है किशोर अवस्था में। अब क्या बढ़ता है इस दौरान? इस दौरान इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारे समझने की पावर बढ़ जाती है। पावर ऑफ रैशनल थिंकिंग, यानी कि हमारी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। हमें ये पता चलने लगता है कि भेदभाव कैसे होता है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, और इंडिविजुअली रूप पे हम सारी चीजों को प्रत्यक्ष रूप से समझने लगते हैं। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है और यही प्रदर्शित करता है कि चाइल्डहुड कहीं ना कहीं खो चुका है, क्योंकि अब वो बच्चों वाली हरकतें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दर्शाता है इस चीज। आई होप आपको सभी सारी की सारी चीज समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़े अगले अगले की तरफ। तो अब यहाँ पे अच्छा, ये तो हो गया आपकी चाइल्डहुड पोएम वाला पार्ट। तो पोएम के आपको मैंने दोनों समझा दिए। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में देखिए यहाँ पे बी में दिया हुआ है, आप इसे चाहो तो पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन का आंसर बताऊं, ठीक है। वैसे लिखा क्या हुआ? लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM with a ominous silence. The wind dropped the and the sky immediately grew dark. There came a green roar and an enormous squid toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but was like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertically and almost twice the height of the other waves with the frightful ray dash। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो ये बताया जा रहा है एक तरीके से, जो आसन आपदा है इसका पहला संकेत 6 बजे आता है, ठीक है, जो कि अशुभ होता है, एकदम बिल्कुल साइलेंटली रूप से आता है। हवा थम जाती है, आसमान में अंधेरा छा जाता है और फिर भी एक बढ़ती हुई जो आवाज है वो हमें सुनाई देने लगती है। एक विशाल बादल जो है ये जहाज के पीछे खड़ा होने लगता है। भय के साथ मुझे ये ऐसा लगता है कि ये एक बादल नहीं था, बल्कि एक तरीके की बहुत ही बड़ी लहर थी, जो कि शायद ही कभी नरेटर ने यानी कि इस राइटर ने कभी देखी हो। एक तरीके से ये तरंगें थी जो बहुत ही ऊंची दिखाई दे रही थी, बहुत ही ज्यादा भयानक दृश्य था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी कि
इस आपदा के आने का सबसे पहला जो इंडिकेशन है इस डिजास्टर का, वो क्या है? वो क्या है बच्चों? अबाउट 6 पीएम विद एन ओमिनस साइलेंस, यानी कि अराउंड 6 पीएम व्हेन वाइंस ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर। ये दर्शाता है कि तकरीबन 6 बजे के आसपास जो आसमान है उसमें घन अंधेरा छा जाते हैं, घने घने बादल छा जाते हैं, तो ये इस डिजास्टर का उस आपदा को दर्शाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया, ताकि कई बच्चे कहते हैं सर आपने पढ़ा नहीं, आंसर बता दिया है तो समझ में नहीं आया एक तरीके से, तो इसलिए मैंने पढ़ के भी बताया आपको। ठीक है, व्हाट वाज द इनोर्मस क्लाउड दैट द नरेटर स्पीक्स ऑफ, यानी कि यहाँ पर जो है जो विशाल बादल के रूप में कभी यहाँ पे क्या कहना चाहता है, तो कभी जो है वो विशाल बादल के रूप में इसे यहाँ पे क्या कहता है, वो विशाल बादल को एक तरीके से किस रूप में यहाँ पे दर्शाता है? अभी हमने देखा था किस रूप में दर्शाता है, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी तो हमने देखा था वो स्काई के रूप में दर्शाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी, एक वेव के रूप में यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है अहग वेव। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब दी वेब वॉकर, यानी कि वेब वॉल्कर को ऑथर किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि वेब वॉल्कर होता क्या है। ये बेसिकली नरेटर्स जो है उसकी बोट का नाम है। ठीक है, जो कि उसने एक व्यवसाय के रूप में, प्रोफेशनल रूप में बनाई थी। कैसी थी ये? इट वॉज अ 23 मीटर लॉन्ग, तकरीबन 23 मीटर बड़ी थी, लंबी थी, और तकरीबन लकड़ी के भार में 30 टन की थी। ठीक है, द नरेटर spent months fitting it out and testing in the rough water या वेदर, यानी कि जो नरेटर था उसने कई महीनों में इसको बना पाया था, कई महीनों में इसकी खराब से खराब मौसम में इसका परीक्षण किया था, ताकि कभी भी कोई ऐसी आपदा आए तो लोगों को सुरक्षित कर सके, खुद को सुरक्षित कर सके बेसिकली। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। आगे आप सभी को समझ में। अब इसी की बात करते हैं अथवा वाली। तो अथवा में यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी जो लिया गया है उसके बारे में प्रोफेसर गायतोंडे की बात यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, क्या है कि मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैज अराइव्ड एट ए प्लेन ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। ठीक है, बेसिकली प्रोफेसर गायतोंडे जो थे वो कहाँ पहुंचते हैं? बॉम्बे। इंडीड एज ए स्टूडेंट ही फेल्ट ही शुड हैव ब्राउट इट ऑफ इट सूनर, यानी कि उसे लगा कि मैं एक हिस्टोरियन हूं तो मुझे शायद से जल्दी पहुंचना पड़ेगा। He would go to a big library, वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में जाता है, and browse through history books, वो बहुत सारी बड़ी-बड़ी हिस्ट्री की को पढ़ता है। That was the surest way of finding out how the present state affairs was reached. He's also planned eventually to return the Pune and have to long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened, यानी कि इतिहास में क्या हुआ उसके बारे में जानने के लिए वो राजेंद्र देशपांडे से मिलने वाला था। ठीक है, ताकि वो समझ सके। अब क्या क्वेश्चन है कि प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम, तो कहाँ गए थे? बॉम्बे गए थे। अब कहाँ से? तो गए थे बच्चों पुणे से गए थे, यानी कि रिटर्न कहाँ है? पुणे आए। दैट मीन्स ये प्रोफेसर गायतोंडे वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे, दैट इज पुणे टू बॉम्बे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, why did professor go to town hall? Because of that, to check the facts from history books, यानी कि वो facts को history books में देखना चाहता था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में who was professor गायतोंडे, तो गायतोंडे प्रोफेसर कौन था? he was a historian, एक बहुत ही बड़ा इतिहासकार था जिसने 5 वॉल्यूम्स लिखे थे हिस्ट्री के ऊपर, और ये हिस्ट्री के इफेक्ट्स को, हिस्ट्री के जो बेसिकली फैक्ट्स होते हैं उनके जानने की इसके अंदर इच्छा होती थी। ये बात है यहाँ। ठीक है, आगे समझिए आप सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे। चलिए आगे बात करें। अब आता है हमारा सी वाला पार्ट। तो सी वाले पार्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वो वाला है कि वाइटफुल द समर ऑफ द वाइटफुल हॉर्सेस वाले से। ठीक है, कि माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसीडेंट ऑफ हिज मैन, ऑल्थो मुराद's फादर वाज जोराब हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। ठीक है, दैट्स हाउ इट वाज इज आवर ट्राइब, a man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe and had been from the beginning ठीक है, पढ़ देना आप इसे। बेसिकली ये जो दर्शाता है कि मेरे चचेरे भाई मुराद को इस आदमी का स्वभाव एक वंश रूप में, मतलब कि जाना पहचाना से लग रहा था। हालांकि मुराद के पिता जोराब वो भी एक तरीके से ऐसे ही थे, और कुछ नहीं। ठीक है, हमारी कबीले में ऐसे ही थे, मनुष्य अपने पुत्र के शरीर को पिता जैसे कुछ ऐसा यहाँ पे बताया गया। ठीक है, गोत्र के विभिन्न प्रकार के थे, आत्मा भी अलग टाइप में थी, तो कुछ ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है,
मेनली जो है बात हमारी क्वेश्चन आंसर की आती है, तो लिखेंगे मुराद हैड बीन हाइडिंग दी हॉर्स। मुराद जो है वो हॉर्स को कहाँ पे छुपा रहा था? इन अ बार्न ऑफ विनयार्ड, यानी कि एक खलियान में, बारी के खलियान, दाख के खलियान में बेस। ठीक है। सेकंड, व्हेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? बच्चों ने जो घोड़ा चुराया था, और ठीक है, वो उन्होंने कब वापस किया? तो उन्होंने वापस किया आफ्टर दे रैन इनटू जॉन ब्यारो, यानी कि जब वो जॉन ब्यारो से टकराए थे तब। ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज आराम सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ मुराद इन द मॉर्निंग? जब उन्होंने अगली सुबह आराम ने उसको देखा मुराद को, तो वो क्यों शॉक्ड हो गया? बिकॉज ऑफ दैट आराम वाज सरप्राइज्ड टू सी मुराद, he had come so early, वो बहुत ही जल्दी सुबह सुबह पहुंच गया था, and that to with a beautiful horse, और एक अच्छे घोड़े के साथ में, एक ऐसे घोड़े के साथ में जिसको देख के आराम को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इसे खरीद के लाया है या फिर इसको चुरा के लाया है। ठीक है, दैट्स व्हाई आराम वाज सरप्राइज्ड टू सी मुराद इन द अर्ली मॉर्निंग विद द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ओके, तो ये हो गया आपका द समर ऑफ ब्यूटीफुल हाउस के संबंध में। अब आता है हमारा अगला, ये है बेसिकली जो आपकी चैप्टर है शायद मदर्स डे, हाँ मदर्स डे से उससे लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए, ऐसे समझ लेना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हेन डू मिस पियर्सन एंड मिस फिtzgerald गेट बैक देयर ओरिजिनल स्लैब्स, यानी कि वो अपने ओरिजिनल स्लैब्स के अंदर दोनों कब आते हैं? तब आते हैं व्हेन द सिचुएशन गोज आउट ऑफ हैंड, जब उन सिचुएशन उनके हाथ से बाहर चली जाती है। ठीक है। हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब जॉर्ज पियर्सन? जॉर्ज पियर्सन को ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया है? एक पॉम्पियस एंड क्रूएल मैन। ठीक है, यानी कि एक गंभीर और गर्वित रूप में। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हाउ डिड मेंबर्स ऑफ द क्लब यूज टू ट्रीट जॉर्ज पियर्सन, यानी कि जो क्लब के मेंबर्स थे उन्होंने जॉर्ज पियर्सन को किस तरीके से ट्रीट किया? तो उन्होंने ट्रीट किया, कॉल, उन्हें बुलाया कैसे? जॉर्ज पियर्सन पॉम्पी पियर्सन। ठीक है, बिकॉज उन्होंने ये नाम जॉर्ज पियर्सन को क्यों दिया? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ही वाज स्लो एंड पॉम्पियस, यानी कि वो बहुत ही धीरे से बोलते, धीरे से रहते, धीरे धीरे सारी चीजों को करती हैं और वो बहुत ही आडंबरपूर्ण वाली हैं। ठीक है, पुराने जमाने की हैं, ऐसा ये लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया जॉर्ज पियर्सन के बारे में। तो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ठीक है, इसका मैंने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट आपको सब कुछ मात्र 17 मिनट, यानी कि अगर देखें शुरुआत तो हमारी बहुत बाद में हुई थी, यानी कि 14 मिनट के अंदर समझा दी। ठीक है, अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। तो आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में 7th है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने, किन्हीं 4 में से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3-3 मार्क्स के हैं। बेसिकली क्वेश्चन है कि व्हाई डिड टूरिस्ट throng टू सी किंग टू टॉम? व्हाई डिड दे सीम नर्वस, यानी कि जो टूरिस्ट थे वो किंग टू टॉम को क्यों देखने आए थे? ठीक है, एंड वे क्यों नर्वस थे? लिखेंगे द टूरिस्ट केम टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द किंग टुट, यानी कि वो अपने किंग टुट के प्रति, अपने राजा टुट के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको दिखाने, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए आए थे। ठीक है, दे एडमायर्ड द मॉरल्स एंड द टुट्स ग्लाइडेड फेस ऑन हिज मम्मी शेव्ड आउटर कॉन्फिडेंट लिड, यानी कि वो जो ये टूरिस्ट आए थे, ठीक है, टुट किंग जो किंग टुट थे उसके सम्मान, उसकी कबर को देखने के लिए, ठीक है ना, और उसके वो जो ताबूत है ना, होता है ना, उसको देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उस पे ना उनके चेहरे का कुछ टूटा-फूटा सा भाग लगा हुआ है, ठीक है, सुनहरे टाइप में लगा है, तो उसको देख के काफी हैरान थे। दे रीड फ्रॉम द गाइड बुक्स, उन्हें जब उन्होंने पढ़ा था तो उन्हें पता चला था, दे विशिपर और स्टूड साइलेंटली, यानी कि उन्होंने जब पढ़ा और उन्होंने देखा तो ये वे चुपचाप हो गए, वे आपस में कानाफूसी करने लगे। किस बारे में? कि जो टुट थे, उनके राजा थे, उनके एक असमय यानी कि अनटाइमली मृत्यु के बारे में। ठीक है, लेस दी फरहान क्रश बिफेल दोस हु डिस्टर्ब हिम, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ही ऐसा उनके राजा फरहान के साथ में ना हो जाए, ये चीज कही। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्राउट आउट इन द पोएम ऑफ फादर टू सन, यानी कि जो पिता है वो अपने बेटे के प्रति असहाय है, ये जो आपकी पोएम है फादर टू सन, उसमें कैसे दर्शाया गया? तो आइए देखेंगे। देखिए अच्छे से समझना, ये ना एक बहुत बड़ी जीवन की सच्चाई है। The father's helplessness is clearly brought about by difference of opinion and perception of the father and son, यानी कि वो हेल्पलेस इसलिए था क्योंकि उसके पिता यानी बेटे के और पिता के बातें कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं थी
और इसीलिए पिता अब जो था वो अपने बेटे के प्रति जो परसेप्शन से ओपिनियन से डिफरेंस होने की वजह से वो अस्थायी रूप में यहाँ पे दर्शाए गए थे। यूजुअली क्या होता है, अ फादर इज द बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ हिज सन। एक तरीके से नॉर्मली हम जो आपस में देखते हैं कि एक पिता जो है उसके बेटे के लिए एक अच्छा एडवाइजर होता है, ठीक है, एक अच्छा फ्रेंड भी हम कह सकते हैं। बट however there is no bond or relationship between the two, यानी कि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं देखने को मिला, ठीक है। इट seems that the two are not on speaking terms even while living under the same roof, यानी कि ये देखा गया है कि जब ये बेटे और पिता एक छत के नीचे भी रहते हैं तब भी ये कभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, ऐसा विवाह नहीं हो रहा होता, ठीक है। The father feels helpless that he can't share what his son loves, यानी कि वो अपने बेटे के प्रति अपने प्रेम को यहाँ पे नहीं दर्शा पा रहा था। ये बात यहाँ पे कही क्योंकि बेटे और पिता के बीच का जो एक बॉन्ड होता है वो यहाँ पे था ही नहीं कभी, ठीक है। आ गया समझ में। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ येलो इन द पोएम ऑफ द लेवनियम टॉप, यानी कि जो आपकी पोएम है द लेवनियम टॉप, इसमें ये जो येलो है, पीला जो कलर है, ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इस तरीके से, द फ्लावर्स ऑफ द लेवनियम ट्री एंड इट्स लीव्स इन ऑटमन बोथ आर येलो इन कलर, यानी कि शीत ऋतु के टाइम पे ये जो बेसिकली एक पेड़ होता है लेवनियम पेड़, इसको जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो पीले कलर के होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द गोल्ड फिशेस फीदर्स आर आल्सो येलो इन कलर, यानी कि जो फिशेस होती हैं उनके जो ऊपरी सतह होती है वो भी उनकी कैसी होती है, पीली ही होती है। द पोएम हाइलाइट्स द हाई सिक्योरिटी दैट द मदर बर्ड्स इंश्योर्ड फॉर हर babies and color yellow helps in confining his babies, hence they escape from being noticed by any predator, यानी कि ये जो पोएम है ये ज्यादातर हाईलाइट इस बारे में की जाती है कि एक जो मादा नामक चिड़िया होती है वो अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो अपने सुनहरे पंखों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है ताकि कोई भी दुश्मन उनको देख ना सके, उनके बच्चों को ना देख सके, ठीक है, और वो आसानी से पल सके, ये चीज कही गई है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि वी आर नॉट अवेयर टू डाई, हु स्पीक्स एंड वर्ड द एवेंट, यानी कि वी आर नॉट अवेयर टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। हु स्पीक्स द वर्ड, किसने ये कहा एंड ये कब कहा था? तो आंसर में लिखेंगे द नरेटर सन, जिसका नाम था जोनाथन, ठीक है, नरेटर के व्यक्ति बच्चे का क्या नाम था? जोनाथन। तो जोनाथन जब 6 साल का होता है, he made think remark when his father went into comfort the children, यानी कि जब बेटा को कुछ दिक्कत होती है, वो किसी दिक्कत में फंस जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं, तब उसका बेटा जो जोनाथन होता है 6 साल का, वो कहता है पिताजी अगर हम साथ में हैं, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, तब ये कहता है क्या, डैडी, ही वेंट ऑन की वी कांट अफेयर ऑफ डाइंग, यानी कि हम मरने से नहीं डरते हैं, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ में हैं, यू एंड मम्मी, टू एंड आई, ठीक है, यानी कि मैं, आप और मम्मी, मैं और आई, इस तरीके से टू, ठीक है, मैं और शू, बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, आप सभी को जितना हो सकता था अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो अभी तक कितने मिनट्स हुए हैं हमारे टाइमिंग के? हुए हैं 24 मिनट, नहीं 23 हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की जो कि लिए गए हैं आपकी सेकंड वाली, नहीं ये चैप्टर से लिए गए हैं, ठीक है, सेकंड वाली किताब से, कि व्हाट डज मिस फिजगार्ड। पहले तो ये समझ लो कि 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, आपको किसी एक का आंसर देना। व्हाट डज मिस फिजगार्ड्स advised to Miss Pearson after he had put back the family members in their proper place signify, यानी कि जो मिस फिजगार्ड है इन्होंने मिस पियर्सन को क्या एडवाइस दी जब इन्होंने मिस पियर्सन की फैमिली को अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिया, क्या बताया? तो इन्होंने कहा, देखो, मिस फिजगार्ड ने कहा, मिस फिजगार्ड एडवाइज्ड मिस पियर्सन नॉट टू बी सॉफ्ट, यानी कि उन्हें सॉफ्ट नहीं होना है, एंड वेस्ट ऑल द एफर्ट्स ही हैड पुट इनटू द चेंज द एटीट्यूड फॉर हर फैमिली फॉर द बेटर, यानी कि मिस फिजगार्ड ने पियर्सन को यह सलाह दी कि देखो, मैंने देखा सारी चीजों को, तो मैंने ये देखा है कि आपको अपने परिवार के प्रति सॉफ्ट रवैया नहीं रखना है, ठीक है, आपने जो भी एफर्ट्स लगाए थे वो आपके सारे बेकार हो गए क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ आपके कोई कदर वगैरह करता नहीं है। दैट्स व्हाई मिस पियर्सन इज इंश्योर हाउ शी वुड एक्सप्लेन हर बिहेवियर, यानी कि मिस पियर्सन जो थी वो कैसे इस चीज को समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने बिहेवियर को कैसा रखे। तो मिस फिजगार्ड ने कहा, देखो,
कि मिस फिtzgerald tells her that her own soft behavior is responsible for the misgivings for the family members। यानी कि हमारा जो प्यारा रवैया होता है ना, सब आसान सा रवैया, वो ही हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए हमें रवैया रखना है अब से सख्त, और तभी हमारी फैमिली रह पाएगी अच्छी। ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। यानी कि नरेटर जो है स्टोरी में, वो एड्रेस को क्यों भूलना चाहता है। आंसर विद द रेफरेंस टू द एड्रेस। आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को इस लाइन टू लाइन समझेंगे। आंसर इज दैट the narrator went to the house of a woman who had promised to keep her mother's valuable safe during the war। यानी कि वॉर के समय नरेटर की जो माँ थी, उसके सामान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिस महिला ने ली थी, नरेटर उसके यहाँ जाने वाला था। ठीक है। The address given by her mother helped the girl to locate the house, but when she saw the tasteless arrangement of her belongings, she forgot to address and wanted to leave because she could not recline herself to her belongings। बेसिकली नरेटर के माँ के द्वारा दिए गए जो पत्ते से जो पता दिया गया था, नरेटर की माँ ने दिया था, तो उससे लड़के को ना, उस लड़की का, महिला का घर का पता जो था उसके लगने में मदद मिली। ठीक है। और वहां पे जब गया तो उसने देखा कि जो सामान था उसकी माँ का, वो बहुत ही ऐसा ही पड़ा हुआ था। ठीक है। आगे, दे हैड लॉस्ट ऑल देयर इमोशनल वैल्यू टू द नरेटर। यानी कि वो जो महिला थी, वो पूरी तरीके से नरेटर के प्रति अपने जो स्वभाव थी वो भूल चुकी थी। शी नाउ लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम विद नो स्पेस टू स्टोर ऑल हर बिलोंगिंग, सो ही वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। यानी कि वो जो महिला थी, जिसे वो जो दिया गया था पूरा का पूरा पार्ट, देखो सिंपल सी बात है कि जो नरेटर है वो उसकी माँ जित वॉर में बेसिकली, एक सेकंड, मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान से समझाता हूँ। देखो, जो नरेटर थी, ठीक है, नरेटर की माँ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो थी, उसने अपने सामान को दिया था किसी वुमेन को, ठीक है, ताकि वो जो है उसकी रक्षा कर सके, उसने वादा भी किया था। लेकिन अब नरेटर ही बहुत सारा टाइम हो चुका है, ठीक है, बहुत बड़ी हो चुकी थी, अब वो चाहती थी कि माँ के जो भी उनके सामान उसको वापस लेके आए, जिसे उस वुमेन को दिया था उसकी माँ ने, ठीक है। तो पता जिस पत्ते पे जो पता दिया था उसकी माँ ने, नरेटर की माँ ने, अब वो पता उसे मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो जिस घर में रहती थी, ठीक है ना, वो बहुत ही छोटा था, और फिर उसके बाद वो दूसरी जगह रहने लगी, तो सामान उसके पास ज़्यादा हो गया था, ठीक है, उसे फेंकना पड़ गया, और उसी के साथ में पता उसका गुम हो गया। तो अब वो नहीं चाहती थी कि वो एड्रेस उसे याद रहे। ये चीज़ थी बेसिक, ठीक है? और बाकी का कुछ भी डाउट होता है तो आप इसे इंग्लिश में पढ़ो और इज़िली समझ लेना, ठीक है भाई? समझ में आ गया आप सभी को इस तरीके से? तो आगे बढ़ जाएँ? आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है उससे लिए गए हैं। 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आपको किसी एक का आंसर है। ठीक है? किसी एक का। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स जर्नी टू माउंट कैलाश विद रेफरेंस टू द टोपोग्राफिक वेरिएशंस एनकाउंटर्ड ऑन द वे एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट सिल्क रोड। यानी कि देखो, सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या बताना है? हमें ये बताना है कि भैया कि रास्ते में आने वाली जो बहुत सारी विविधताएं थी इस कलाकृतियों को देखते हुए, तो वर्णनकर्ता के संबंध में, यानी कि जो राइटर है इसने ये कैलाश पर्वत की यात्रा कैसे की इस दौरान, उसने वो हमें समझाना है सिल्क रोड के बारे में। आइए समझते हैं कैसे। तो लिखेंगे इस तरीके से, एक सेकेंड, अच्छा मैंने शायद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट नहीं किया क्या, एक ही बार में बता दिया। चलिए कोई नहीं, आप ना ध्यान से समझना सारी चीजों को, एक लाइन टू लाइन समझिएगा क्या बताया गया है। बेसिकली क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया कि जो नरेटर है वो माउंट कैलाश पे जब पहुंचता है, उसकी जो यात्रा होती है, इस दौरान उसे क्या क्या किस किस तरीके की परेशानियां होती है वो समझना। ठीक है। तो लिखेंगे आंसर में, द नरेटर एंड हिज कॉम्बिनेंस टुक अ शॉर्ट कट टू गेट आउट ऑफ द चटांग। यानी कि जो नरेटर है और उसके जो साथी हैं, वो एक साथ चटांग से निकलने के चांगटांग से निकलने के लिए शॉर्टकट उन्होंने लिया। ठीक है। T10 knew a route that would take the southwest almost directly towards Mount Kailash। यानी कि T10 जो था, इसे एक रास्ता पता था जो साउथ वेस्ट में था, और एक तरीके से ऑलमोस्ट जो है ना, ये एक शॉर्टकट था किसके लिए? माउंट कैलाश की ओर जाने के लिए। ठीक है। उसके बाद इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सिवरली फेयरली हाई माउंटेन पास, यानी कि उसे बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स से गुजरना पड़ा,
From the gently rising the feeling hills of Ravu, the shortcut took them across with open plains with nothing in them except a few gazelles that were grazing in the arid pastures. यानी कि बेसिकली इसमें बहुत सारे जो काफी काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ के दर्रे थे, इसने उन्होंने पार किया। ठीक है, राबू को धीरे धीरे राबू की धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, गिरती पहाड़ियों से शॉर्टकट्स ने लिया, उन्होंने विशाल खुले मैदान देखे जिसमें कुछ भी नहीं था, और वहां पे शुष्क चरागाहें वगैरह देखी उसने, ये सारी चीजें देखी। एंड फर्दर अहेड द प्लेस बिकम मोर स्टोनी दे स्टोनी देन ग्रेस, यानी कि जो प्लेसेस थे वो वहां पे ना तो कुछ घास थी, ठीक है, बस वहां पे बेसिकली जो थे पथरीले होते चले गए, घास तो थी नहीं वगैरह जब वो जा रहे थे। देयर ए ग्रेट हियर ऑफ विल्ड एस कम इनटू केम इनटू व्यू, एक तरीके से आगे चलकर उन्हें मैदान के घास दिखे जो कि एक सेकेंड घास के मैदान देखे जो कि काफी पथरीले थे। वहां जंगली गधों का एक बहुत ही बड़ा उन्हें झुंड दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद में still ahead hills become steeper where solitary dropwalks were tending their flocks. Then the plains become more stony than grassy, and there a great herd of wild has come into view. Still ahead he become steeper where solitary dropwalks were tending their flocks. This lead them to the snow-capped mountains and the valley where the river was wide and where the larger closed with eyes at a height of। ठीक है, इससे पहले आप ये समझिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे चरागाहों के झुंड देखे, मैदान में पथरीले मैदान देखे, जंगलों में जंगली गधों के झुंड देखे उन्होंने। ठीक है, अभी भी आगे की पहाड़ियों की ओर वो जा ही रहे थे, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे झुंडों को चारा खाते हुए देखा। ठीक है, साथ ही उन्होंने बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखा, घाटियां देखी, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी नदियां देखी जहाँ पे मोटे तौर पे बर्फ बेसिकली तैर रही थी। ठीक है, 5,515 meters piles of stones marked the landscape, यानी कि तकरीबन 5,515 मीटर की ऊंचाई पर पत्थरों के ढेर ने परिदृश्य पत्थरों के ढेर को उन्होंने देखा। नेक्स्ट वाज प्लूटो which was covered with silty desert area and silty takes that were remains of the Tethys Ocean, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि आगे जब वो चले तो उन्हें एक पठार देखा, यहाँ पे नमकीन रेगिस्तानी क्षेत्र जैसा था, जहाँ पे नमकीन झीलें थी, एक टैथिस महासागर के कुछ कुछ अवशेष वहां पे देखने को मिले। ठीक है, होल वाज नेक्स्ट इन लाइन, होल जो था वो अभी इनके लिए एक अगली पंक्ति में जुड़ चुका था। इट वाज wretched place with no vegetation, just dust and rust, cleverly scattered with years of accomplished refuse। ठीक है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा चट्टानें थी, उदारपूर्व वर्षों से बिखरे हुए थे, तो ये उसकी प्रक्रिया थी जब वो पूरी तरीके से चढ़ा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप ना वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो, और जब इसका आप ट्रांसलेशन करोगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मैं बस यही बता देना कि भाई जब वो माउंट कैलाश जा रही थी उसकी नरेटर और उसकी पूरी दोस्तों की टोली, तो क्या उन्हें बेसिकली जो परेशानियां हुई और उन्होंने कैसे सामना किया वो यहाँ पे बता देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर, यानी कि आपने क्या देखा, इस बारे में क्या नोटिस किया कि जब एक बच्चा और एक बड़े को खतरे का सामना करना। एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट, वी आर नॉट अ फिट टू टाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये दर्शाना है। आइए समझते हैं कैसे। तो there is a lot of difference between the way in which the adults and the children reacted when he faced with danger, यानी जब खतरे का सामना करते हैं तो एक बच्चा और एक बड़ा कैसे उसका सामना करता है। देखो, the adults felt the stress of the circumstances but prepared themselves to face the dangers, यानी कि उन्हें बहुत, जो adults होते हैं, हम लोग जो होते हैं, अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम उन परेशानियों से लड़ते हैं, हम उनको बेसिकली दूर करने की कोशिश करते हैं। They took sufficient practitioners precautions to protect the ship when the rough water began, यानी कि नरेटर ने पोयम में, इस चैप्टर में बेसिकली
वो जो एक बहुत ही बड़ी लहर आने वाली थी उसके लिए बहुत सारी तैयारी की थी। दे इक्विप्ड एवरीवन विद लाइफ लाइन्स, यानी कि उन्होंने सभी को बचाने के लिए कोशिश की थी। वेदर प्रूफ क्लोथ्स, यानी कि जो कपड़ों ऐसे कपड़े जो बेसिकली वाटर के प्रूफ होते हैं वो पहने, उनका इंतजाम किया। एंड लाइफ जैकेट्स, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति को बचाया जा सके, पानी में तैर सके। लेरी एंड हव वर्कड चीयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिकली फॉर 3 days continuously to pump out water from the ship. Mary replaced the narrator at the wheel when the deck was smashed and steered एक सेकेंड steered the ship। एक तरीके से हम कह सकते हैं खराब मौसम जब शुरू होता है, ठीक है, तो शुरू होने पर जहाज की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। उन्होंने सभी को लाइफ लाइन, वाटरप्रूफ कपड़े, लाइफ जैकेट वगैरह ये दे दिए थे, ठीक है। लेरी और हब ने जहाज से पानी निकालने के लिए लगातार 3 दिन तक उत्साहपूर्वक आशावादी रूप से काम किया था, ताकि कहीं जो डेक डूबे उसी तरीके से हमारा जहाज ना डूब जाए। मैरी ने कथावाचक को कहा कि आप पहिया बदलिए और आगे जहाज को बढ़ाने के लिए फिर शुरू किया, ठीक है। उसके बाद she also served them a meal after 2 days of struggle against odds. The narrator performed his role as the captain with courage, determination, ठीक है, resourcefulness and full responsibility, यानी कि नरेटर जो था ये बाधाओं के खिलाफ 2 दिन तक संघर्ष उसने किया। और उसके बाद कथावाचक ने, यानी कि नरेटर ने कप्तान के रूप में अपनी भूमिका निभाई। साहसी, दृढ़ संकल्पी, कुशलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ये अपनी भूमिका निभाई। ही अंडरटोक रिपेयर वर्क एंड प्रोवाइडेड अपीयरेंस एंड डायरेक्शंस इंडीड टू प्रोटेक्ट द शिप, यानी कि उसने अपने डायरेक्शन में बहुत सारी तरीकों से शिप को प्रोटेक्ट किया। ही ऑल्सो हेल्प्ड इन स्टीयरिंग द शिप टुवर्ड्स द आइसलैंड। The children suffered silently and patiently, यानी कि बच्चे जो थे वो चुपचाप से आराम से चल रहे थे, डज नॉट मैटर वो क्या करेंगे। She did not want to bother her father with her troubles, यानी कि सुई जो थी वो अपने पिता को, एक सेकेंड, हाँ, बेसिकली बच्चे जो थे वो चुपचाप धैर्य से रहते थे। सू जो थी वो अपने पिता को अपनी परेशानियों से और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, जिसने ज्यादा वो दर्शाया नहीं। जॉन एक्टेड कॉन्शियसली, यानी कि जॉन ने हिम्मत से काम लिया। ही वाज नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी ऑल देम पेरिशाइड टुगेदर, यानी कि वो मरने से नहीं डरते थे अगर वो साथ में, यदि वे एक साथ नष्ट हो जाए तो वो मरने से नहीं डरते। ये बात होती है, ठीक है भाई। तो एक बच्चा और एक बड़े में जब कोई डेंजर का खतरा होता है तो इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे समझ में आप सभी को अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एंड्रयू मॉन्सन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी बात, ठीक है, यानी कि बात स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड्रयू मॉन्सन के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, दूसरा है द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड आईनी एग्जांपल्स, यानी कि जो पोएम है मेलन सिटी वाली, ठीक है, एक तरीके से ये चैप्टर ही है, पोएम बता दिया गया है, चैप्टर एक तरीके का ये, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कुछ बातें कही गई हैं उसे अभी हम आगे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आंसर को देखें, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो लिखेंगे आंसर यहां से कि एंड्रयू मॉन्सन इज ए यंग मैन हु हैज recently qualified as a doctor and started his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small mining town of Ballinelly। यानी कि यहाँ पे ये बताया क्या है कि एंड्रयू मैनसन एक युवा व्यक्ति है जिसने हाल में अपने डॉक्टर के रूप में योग्यता को प्राप्त किया, ठीक है। और ये विलेनी के छोटे वेल्स करन शहर में डॉक्टर एडवर्ड जो थे, एडवर्ड पेज, इनके सहायक के रूप में चिकित्सा मेडिकल की इसने प्रैक्टिस शुरू की थी। He is in love with Christian and thinks of marriage as a ideally state, यानी कि वो एक क्रिस्टियन नाम की लड़की से प्यार करता था और उसके शादी की अवस्था तक उसका प्यार इस तरीके से बढ़ता गया था, वो शादी करना चाहता था, ठीक है। His heart is overflowing with love, उसका जो हार्ट था वो तरीके से प्यार से बहुत ही ज्यादा भर चुका था। He steady mind and reason help him see the मैरिजेस ऑफ मैनी पर्सन एज डिसमल फेलियर्स, यानी कि उनका हृदय जो था वो प्रेम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
उनका स्थिर दिमाग और उनका स्थिर जो दिमाग था वो अब कई तरीके से जो लोगों ने शादी की थी, शादी के खिलाफ उनकी जो निराशाएं थी, शादी के बाद में जो झगड़े वगैरह होते हैं, उनको देखते हुए डॉक्टर और क्रिश्चियन के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं दूरियां पड़ने लगी, क्योंकि ये जो थे ये अपने आप को शादी की सफलता के रूप में देखते थे, लेकिन इन सब चीजों के रूप में उन्हें असफलता दिखने लगी। एंड्रयू इज मैच्योर इनफ टू कीप हिज प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ्स अपार्ट, यानी कि जो एंड्रयू था ये एक मैच्योर व्यक्ति था, ये अपनी प्राइवेट लाइफ को एंड प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखता था। वंस कॉन्फ्रेंटेड विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाता था। हिज discharge his obligations to the utmost capacity, also he is duty conscious, यानी कि वो जब तक अपने कर्तव्य से नहीं दूर हटता था, जब तक कि उसका जो पेशेंस है वो अच्छे तरीके से चलने फिरने लगे और वो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा था। He is not theorist only, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति था ये केवल सिद्धांतवादी नहीं था, बल्कि he believes in a practical approach, वो प्रैक्टिकल अप्रोच में बिलीव करता था। He is pragmatic and is not afraid to try unique method, वो ऐसा नहीं था कि बस बातों से चलता रहता, बल्कि वो नई नई चीजों को प्रैक्टिस करता रहता था। एंड्रू हैज a tender heart, he is aware of the feelings of others, he knew so deeply Susan loved her coming baby, he had polite manners and listening tone, on the whole एंड्रू impress as a dedicated doctor। पूरी तरीके से हमें ये पता चलता है कि एंड्रू एक बहुत ही अच्छा और अपने काम के प्रति रहने वाला डॉक्टर है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। The poem of the tale of Melon City is full of humor and यानी कि city examples। एक तरीके से जो कविता है द टेल ऑफ मेलन सिटी ये हास्य और विडंबना से भरी हुई है। कैसे? तो इस संबंध में देखो, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स बता दूंगा, आप इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले द किंग इज कॉल्ड जस्ट एंड प्लेस्ड अरेनिकली, यानी कि इसमें जो है बेसिकली राजा जो है ये न्यायपूर्ण और शांत कहा जाता है, विडंबना ये कही जाती है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिज सेंस ऑफ जस्टिस कैन स्पेंड एनीवन टू द ग्लोब्स, एक तरीके से राजा की जो न्याय की जो क्रिया है उसमें वो सभी को फांसी दे देता है, तो ये तो गलत है भाई। ठीक है, king decided to hang the chief builders when he crown struck against the lodge, यानी कि राजा जो था वो मुख्य बिल्डरों को फांसी दे देने का उसने फैसला किया कि जब उसका मुकुट निचले मेहराब से टकराया। क्यों टकराया, क्यों बनाया ऐसा? उसके मुकुट जरूरी है, मेहराब जरूरी नहीं, ऐसा मानता है, तो राजा सोचता था कि हम फांसी दे देंगे। ये बड़ा मना बहुत बड़ी एक राजा की। when the builders placed for Metki, king decides to hang the workman, then the merchants and at last the architect, यानी कि बेसिकली राजा ने जो राजमिस्त्री थे राजा से राजमिस्त्री रहम की याचना करते थे कि भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो राजा कारीगरों को फिर से कहता है कि ये हम कुछ नहीं जानते, मेरा मुकुट टकराया तो मैं तो फांसी दे दूंगा, ऐसा कुछ कहता है। ठीक है, they think himself had approved the plans of the arch, यानी कि राजा जो था इसने स्वयं मेहराब की योजना बनाने का फैसला किया। Wistmin declares that the arch must be hanged, यानी कि सबसे बुद्धिमानी व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मेहराब को लटका देना चाहिए। यानी कि देखो सिंपल सी बात थी कि आप ये देखो उसका मुकुट टकरा रहा है मेहराब से, तो वो उनसे राजमिस्त्रियों से कह रहा है हम तुम्हें फांसी देंगे, और उसने ये फरमान भी निकाला कि हम स्वयं मेहराब को फांसी देंगे, ऐसा बताया इसने। ठीक है, राजा ने। तो उसके बाद में आर्च कुड नॉट बी हैंड एज इट हैड टच्ड द किंग हेड, यानी कि जो मेहराब है इसको लटकाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह राजा के सिर को छू गया था। ठीक है, द किंग ओवरलुक्स, इस तरीके से सारी के सारी ये बातें हैं। एन इडियट चूज अ मेलन एज द नेक्स्ट किंग, ओनली द किंग फिटेड द नोज एंड वाज हैंड, एक तरीके से केवल राजा ने फंदा लगाया, उसे फांसी दे दी गई। एक मूर्ख ने एक तरबूज को अगले राजा के रूप में चुना, मतलब क्या ही, मतलब कुछ भी है, कुछ भी बता रखा है इस पोएम में। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोएम है, और जहां तक मुझे लगता है ना कि जब आपके टीचर्स को पढ़ा रहे होंगे तो आपको बड़ी हंसी आ रही होगी इस चैप्टर को पढ़ते हुए। ठीक है, वेल इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है, और आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो थे तो आई होप आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी ने करना क्या है, जितना हो सके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो,
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे बच्चों, वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दिए एंड आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। बाकी बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना बड़े अच्छे से ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।